नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 17 जनवरी सन 2025। इसके अलावा आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। सबसे पहले आज की सुर्खियां। सीईटी की तैयारी में जुटा हरियाणा एसएससी। परीक्षा के लिए मांगी गई स्कूलों से डिटेल। 2 लाख पदों पर होने जा रही है पक्की भर्ती। हरियाणा की महिला सरपंचों को लेकर सीएम ने की बड़ी घोषणा, बताएंगे पूरी अपडेट। मुख्यमंत्री सैनी ने की घोषणा, फ्री में महाकुंभ जाएंगे हरियाणवी, लगाएंगे आस्था की डुबकी, सरकार करेगी खर्चा। हरियाणा के आलसी कर्मचारी हो जाए सावधान, सरकार उठाने जा रही है ये बड़े कदम, बताएंगे पूरी खबर। मोहनलाल बड़ौली की अध्यक्ष पद की कुर्सी पर छाए संकट के बादल, बीजेपी में नए सिरे से लॉबिंग ने बढ़ाया राजनीतिक पारा। हरियाणा में सीईटी के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, विभिन्न विभागों के 39 पदों को किया जाएगा शामिल, बताएंगे पूरी अपडेट। 23 जनवरी को सचिवालय में होगी कैबिनेट की बैठक, बजट सत्र की तारीख पर लग सकती है मोहर। एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, महापंचायतों का भी हुआ ऐलान, होने जा रहे हैं ये बड़े ऐलान। भारतीय रेलवे ने शुरू की व्हाट्सएप सेवा, रेल यात्रियों को मिलने जा रही है ट्रेन से जुड़ी तमाम जानकारियां। और मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, मंजूर किया 8वां वेतन आयोग, इस दिन से होने जा रहा है लागू। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में तेजी से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा है, जिससे कि वाहनों की रफ्तार थमती हुई नजर आई। कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटकर केवल 20 मीटर तक रह गई। इसी बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में कोहरे के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के पश्चिमी जिलों में शीतलहर के कारण गंभीर ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में उत्तर और उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते रात के तापमान में और अधिक गिरावट आने की संभावना बनी हुई है। वहीं शीतलहर के कारण ठंड का असर बढ़ने के भी आसार जताए गए हैं। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बता दें कि 18 जनवरी यानी कल प्रदेश में फिर से बारिश होने की संभावना बनी हुई है। CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान निस्पर ने नई दिल्ली ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये भर्तियां परमानेंट आधार पर की जाएंगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तिथि की बात करें तो 24 जनवरी 2025 सायं 5 बजे रहेगी। टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदक संबंधित फील्ड में BSc या फिर डिप्लोमा धारक होने चाहिए। वहीं टेक्नीशियन उम्मीदवार 55% अंकों सहित 10वीं पास होनी चाहिए और संबंधित फील्ड में ITI धारक होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 साल तय की गई है। इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET को लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने तैयारियां बढ़ा दी हैं। इसी क्रम में सबसे पहले आयोग ने प्रदेश भर के जिलों में सेंटरों की डिटेल मांग ली है। उनमें से उन स्कूलों के नाम और वहां की परीक्षा में उम्मीदवारों के बैठने की क्षमता के बारे में जानकारी देने को कहा गया है। डिटेल आयोग के पास आ चुकी है और आज यानी शुक्रवार को होने जा रही बैठक में इसकी समीक्षा की जाएगी। आयोग की तरफ से यह फाइनल किया जाएगा कि कितने सेंटरों पर यह परीक्षा आयोजित की जा सकती है। यदि 15 लाख रजिस्ट्रेशन होते हैं तो 2 सत्रों में CET आयोजित हो सकता है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से CET को लेकर तारीख की घोषणा नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने आयोग को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी जाए ताकि समय पर परीक्षा आयोजित करवा ली जाए। CM नायब सिंह सैनी पहले ही कह चुके हैं कि प्रदेश सरकार 2 लाख पदों पर पक्की भर्ती करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आयोग का अनुमान है कि अब की बार CET के लिए 15 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। हरियाणा सरकार ने 23 जनवरी को मंत्रिमंडल की बैठक बुला ली है। वीरवार सुबह 11 बजे आयोजित होने जा रही बैठक में बजट सत्र पर मोहर लग सकती है। हरियाणा का बजट सत्र फरवरी के तीसरे हफ्ते में आयोजित होगा। इसके लिए विधानसभा की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विधानसभा की ओर से बजट सत्र से पहले ही सभी विधायकों के लिए ट्रेनिंग सत्र का आयोजन किया जाएगा। ट्रेनिंग सत्र के दौरान विधायकों को बजट सत्र के दौरान विधायी कार्यों की जानकारी दी जाएगी। दूसरी बार राज्य की सत्ता संभालने वाले नायब सिंह सैनी वित्त मंत्री के तौर पर अपना बजट पेश करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बजट की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वह अब तक उद्योगपतियों, स्टार्टअप उद्यमियों, CA, किसान और युवाओं से मुलाकात कर उनके सुझाव ले चुके हैं। वहीं आम लोगों से भी राय मांगी गई है। अब तक 1400 से अधिक सुझाव आ चुके हैं। इनमें सोशल सेक्टर, अर्थव्यवस्था से संबंधित सबसे अधिक सुझाव दिए गए हैं। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि इनमें से कुछ सुझाव पर सरकार विचार कर रही है, क्योंकि पिछले बजट में भी लोगों की ओर से आए गए सुझाव को बजट में शामिल किया गया था। उधर मंत्रिमंडल की बैठक में कई और प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है।
खनौरी सीमा पर जगजीत सिंह डल्लेवाल के 52 दिन लंबे आमरण अनशन के संदर्भ में एमएसपी और कर्ज माफी सहित लंबित मांगों पर सभी किसान संगठनों के साथ तुरंत बातचीत करने, जगजीत सिंह डल्लेवाल की जान बचाने और कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति रूपरेखा को तुरंत वापस लेने की मांगों के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए विरोध कार्रवाई और राजनीतिक दलों के साथ बातचीत की एक श्रृंखला शुरू की जाएगी। 15 जनवरी 2025 को आयोजित हुई राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि एसकेएम प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पिछले 52 दिनों से अनशन पर बैठे डल्लेवाल की जान को खतरे की गंभीर स्थिति पर जोर देगा। एसकेएम सभी राज्यों में किसान महापंचायत आयोजित करेगा। 11 फरवरी 2025 को पटना बिहार में एक विशाल किसान महापंचायत निर्धारित की गई है। वहीं केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भी निर्णय लिया है कि कर्मचारी भी किसानों की मांगों के समर्थन में 26 जनवरी 2025 को ट्रैक्टर, वाहन या फिर मोटरसाइकिल परेड में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ की धूम पूरे विश्व में है। हरियाणा सरकार अब अपने खर्चे पर प्रदेश के लोगों को महाकुंभ लेकर जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने यह घोषणा वीरवार को वर्तमान सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों की समीक्षा बैठक के दौरान की। इस सुविधा का लाभ 60 साल से ऊपर के लोगों को ही मिलेगा। सैनी सरकार सरकारी खर्चे पर बुजुर्गों को महाकुंभ लेकर जाएगी। इस योजना के तहत हर जिले से पात्र बुजुर्गों को आस्था की डुबकी लगवाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी भी 7 फरवरी को महाकुंभ पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत राज्य सरकार 60 साल या फिर इससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन के लिए लेकर जाती है। पिछले साल इस योजना के तहत अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाए गए थे। अब इस योजना का दायरा बढ़ाकर बुजुर्गों को माता वैष्णो देवी, शिरडी के अतिरिक्त प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ तीर्थ के भी दर्शन करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक की पारिवारिक आय सालाना तौर पर 1,80,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राज्य की सभी महिला सरपंचों को उनके संबंधित गांव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत से शुरू किए गए अभियान में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि लिंगानुपात में सुधार के लिए अभियान के तहत वर्तमान राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की पूरे देश में सराहना हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की एक अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री चौधरी भी उपस्थित थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 5 सालों में राज्य में 10,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC द्वारा ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किया गया है। अब सीईटी में विभिन्न विभागों के 39 और पदों को शामिल किया जाएगा। इस बारे में आयोग की तरफ से पदों का विवरण जारी कर दिया गया है। सीईटी में विभिन्न विभागों के शामिल किए गए 39 पदों में तकनीकी एवं अभियंत्रण विभाग में सबसे ज्यादा पदों को शामिल किया गया है। इनमें अनुभागीय अधिकारी सिविल, जूनियर इंजीनियर, सिविल व इलेक्ट्रिकल, तकनीकी सहायक, तकनीकी प्लांट अटेंडेंट और असिस्टेंट लाइनमैन के पद शामिल है। वहीं प्रशासनिक और प्रबंधन विभाग में सहायक प्रबंधक, नगर अभियंता, पर्यवेक्षक, सहायक परियोजना अधिकारी और ऑपरेटर के पदों को जोड़ा गया है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो 5 पद शामिल किए गए हैं, जिनमें फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, ऑपरेशन थिएटर सहायक, दंत स्वास्थ्य और नेत्र सहायक के पद शामिल हैं। शिक्षा एवं पुस्तकालय विभाग में पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय सहायक, फीचर लेखक, सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी के ग्रुप सी के पदों की भर्ती के लिए सीईटी का एग्जाम देना होगा। वहीं लेखा एवं वित्त विभाग में खाता सहायक, लेखा परीक्षक, मुनीम और लेखा लिपिक के पदों के लिए अब सीईटी देना होगा। वन एवं पर्यावरण विभाग में वन क्षेत्रपाल, जूनियर पर्यावरण इंजीनियर और जूनियर वैज्ञानिक शामिल किया गया है। सभी विभागों में लिपिक के पदों के लिए भर्ती के लिए सीईटी एग्जाम देना अनिवार्य रहेगा। मार्केटिंग बोर्ड में मंडी सुपरवाइजर और अकाउंटेंट तथा कोऑपरेटिव सोसाइटी में रखे जाने वाले सब इंस्पेक्टर के पदों को भी ग्रुप सी की भर्ती में शामिल किया गया है। बता दें कि ग्रुप डी के पदों के लिए सीईटी पास युवाओं का मेरिट के आधार पर सीधा चयन हो जाता है। इसके लिए उन्हें कोई दूसरी परीक्षा नहीं देनी होती है। वहीं ग्रुप सी के पदों के लिए सीईटी पास युवाओं को पदों के अनुसार दूसरी लिखित परीक्षा भी देनी होती है। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पर दुष्कर्म के आरोपों ने उनकी राजनीतिक परेशानी को बढ़ा दिया है। पिछले साल जुलाई में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संभालने वाले बड़ौली अब एक प्रकरण के चलते एक बार फिर से इस पद पर अपनी उम्मीदवारी को लेकर उलझन की स्थिति में नजर आ रहे हैं। बड़ौली के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ अच्छा संबंध है, लेकिन जब तक दुष्कर्म मामले में उन्हें क्लीन चिट नहीं मिलती है, उनकी दोबारा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। ब्राह्मण समुदाय के प्रमुख चेहरे के रूप में पहचाने जाने वाले मोहनलाल बड़ौली पर आरोप है कि उन्होंने सोनीपत में एक दिल्ली की महिला को सरकारी नौकरी का वादा कर दुष्कर्म किया। यह मामला करीब 1.5 साल पुराना बताया जा रहा है, लेकिन महिला ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। दूसरी तरफ ऐसी ही जानकारी सामने आ रहे हैं कि महिला मेडिकल परीक्षण कराने के लिए भी तैयार नहीं है और हिमाचल प्रदेश के कसौली पुलिस को होटल के सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिल रहे हैं। मोहनलाल बड़ौली पर दुष्कर्म के आरोप लगने के बाद बुधवार को सोनीपत स्थित उनकी कोठी पर दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। इसी बीच बड़ौली दिन भर किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम से दूर रहे, यहाँ तक कि उनका फोन भी दिन भर स्विच ऑफ आ रहा था। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए बड़ौली की राह अब मुश्किल होती दिख
रही है, वहीं भाजपा के अन्य दावेदार भी इस मौके का फायदा उठाने के लिए सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। रेल यात्रियों को सफर के दौरान बेहतर रेल सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में निरंतर प्रयास हो रहे हैं। इसी कड़ी में यात्री अब व्हाट्सएप ऐप की मदद से पीएनआर स्टेटस, ट्रेन का लाइव स्टेटस, टिकट बुकिंग, ट्रेन शेड्यूल, कोच की स्थिति और खाने का ऑर्डर समेत ट्रेन यात्रा के दौरान किसी भी असुविधा के मामले में शिकायत दर्ज कराने जैसी कई अन्य जानकारी हासिल कर पाएंगे। व्हाट्सएप रेल ओफाई चैटबॉट के आधार पर काम करता है। रेलवे की व्हाट्सएप सेवा का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में 9881193322 नंबर सेव करना होगा। व्हाट्सएप खोलने के बाद आपको इस चैटबॉट के मैसेज बॉक्स में जाकर अंग्रेजी में हाय लिखना होगा। कुछ देर बाद एक मैसेज आएगा जिसमें पीएनआर स्टेटस, फूड ऑर्डर, ट्रेन स्टेटस जैसे कई ऑप्शन दिखेंगे। इन ऑप्शन में से ट्रेन में खाना, मेरी ट्रेन कहाँ है, कंफर्म यात्रा का गारंटी, वापसी टिकट बुक करें, ट्रेन का शेड्यूल, कोच की स्थिति और ट्रेन यात्रा के दौरान शिकायत जैसे ऑप्शन दिखेंगे। सिलेक्ट सर्विस में जाकर ऑप्शन चुनें और आगे की प्रक्रिया को फॉलो करें। भारतीय रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि व्हाट्सएप सेवा शुरू करने का एकमात्र लक्ष्य रेल यात्रियों के लिए बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाना है। हरियाणा में आलसी और लापरवाह अधिकारियों को लेकर सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सरकार ऐसे कर्मचारियों को जबरन रिटायर करने वाली है। इसके लिए सरकार ने 25 साल नौकरी कर चुके 50 से 55 साल की उम्र के कर्मचारियों और अधिकारियों का ब्यौरा मांग लिया है। साथ ही सरकार ने पिछले 3 सालों में समय से पहले रिटायर किए गए सभी कर्मचारियों को डाटा भी मांगा है। इसको लेकर मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, हाईकोर्ट रजिस्ट्रार, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों से रिकॉर्ड मांग लिया है। सीएम के आदेश में बताया गया है कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक 50 से 55 साल की उम्र के कितने कर्मचारियों को समय से पहले रिटायर कर दिया गया है। हरियाणा में ग्रुप ए और ग्रुप बी कैटेगरी के 50 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों और ग्रुप सी में 55 साल की उम्र वाले कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा की जिम्मेदारी विभागाध्यक्षों को सौंपी गई है। 10 साल की समीक्षा में अगर किसी कर्मचारी की एसीआर में 7 बार गुड या फिर वेरी गुड से कम टिप्पणी मिली तो उसे रिटायर कर दिया जाएगा। एक अपीलेट कमेटी का गठन भी किया जाएगा जहाँ जबरन सेवानिवृत्त किए जाने वाले कर्मचारी अपनी बात रख सकेंगे। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 शुक्रवार यानी आज 17 जनवरी से शुरू होगा। इसमें पहली बार 34 ऑटोमोबाइल कंपनियां शामिल हो रही हैं। 1986 में आयोजित ऑटो एक्सपो के पहले एडिशन के बाद से ये सबसे अधिक संख्या है। इस एक्सपो का ऑफिशियल नाम द मोटर शो है। यह एक्सपो 17 से 22 जनवरी 2025 को 3 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में भारत मंडपम और यशोभूमि तथा ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एवं मार्ट इसका स्थान होगा। एक्सपो में मारुति सुजुकी, टाटा, हुंडई, मर्सिडीज, BMW, महिंद्रा एंड महिंद्रा, BYD समेत कई अन्य ब्रांड अपने नए मॉडल शोकेस करेंगे। यह भारत मोबिलिटी का दूसरा और ऑटो एक्सपो मोटर शो का 17वां एडिशन है जो कि 22 जनवरी तक चलेगा। इसमें 17 और 18 जनवरी को सिर्फ मीडिया पर्सन, डीलर्स और स्पेशल गेस्ट आयोजित होंगे। वहीं 19 से 22 जनवरी तक इसमें आम लोग जा सकेंगे। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 आम लोग फ्री में घूम सकते हैं। एंट्री पास के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए www.bharatmobility.com पर जाकर आप अपना नाम और ईमेल के साथ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद आपके ईमेल पर एक QR कोड आएगा जो आपका एंट्री पास होगा। वेन्यू पर जाकर आप यह QR कोड दिखाकर एंट्री कर सकते हैं। प्रत्येक टिकट या फिर पास से सिर्फ एक व्यक्ति को एंट्री मिलेगी। 5 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए कोई टिकट जरूरी नहीं है। साथ ही व्हील चेयर पर बैठे व्यक्तियों और उसके किसी सहायक या सहायक के लिए भी कोई टिकट आवश्यक नहीं होगा। चाइनीज टेक कंपनी रियलमी ने भारत में रियलमी 14 प्रो सीरीज लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज में 2 स्मार्टफोन रियलमी 14 प्रो प्लस और रियलमी 14 प्रो शामिल किया गया है। रियलमी 14 प्रो प्लस में 4 नैनोमीटर पर बना स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 प्रोसेसर और रियलमी 14 प्रो में मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 एनर्जी प्रोसेसर दिया गया है। कंपनी ने रियलमी 14 प्रो सीरीज की शुरुआती कीमत 24,999 रुपए रखी गई है, लेकिन बैंक डिस्काउंट के साथ इसे 22,999 रुपए की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकेगा। 23 जनवरी को दोपहर 12 बजे से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट, कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट और अन्य रिटेल आउटलेट से इसे खरीदा जा सकेगा। दोनों स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ कारू OLED डिस्प्ले दी गई है। फोटोग्राफी के लिए रियलमी 14 सीरीज के दोनों फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। पावर बैकअप के लिए रियलमी 14 प्लस प्रो में 80 वाट सुपर वोक चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं के साथ यह जानकारी साझा की। केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे थे। अब तक 7 वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं। देश में पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना था। इसी तरह पिछला यानी 7वां पे कमीशन 28 फरवरी 2014 को गठित हुआ था, जिसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। प्रधानमंत्री ने 8वें पे कमीशन के गठन को मंजूरी दी है ताकि इसकी सिफारिशें समय पर आ सकें और
इसे अगले साल यानी साल 2026 से लागू किया जा सके। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। इससे कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत यानी डीआर शामिल है। आमतौर पर हर 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म होने जा रहा है। सेंसेक्स 318 अंक की तेजी के साथ 77,042 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 58 अंक की तेजी रही और ये 23,311 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 33 में तेजी और 17 में गिरावट रही। एशियाई बाजार में जापान के निक्के में 0.33% की बढ़त रही। कोरिया के कोस्पी में 1.23% और चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.28% की तेजी देखने को मिली। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होने जा रही है। बुधवार देर रात कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन ने इसकी घोषणा की है। इस खबर के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में तेजी देखने को मिली। बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्टर ने भारत के अडानी ग्रुप और अडानी एंटरप्राइजेज सहित कई कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया था। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 760 रुपए बढ़कर 79,184 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,234 रुपए बढ़कर 91,784 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 74,050 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 80,770 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।